ग्रंथ चल रहा है राजवार्तिक, आचार्य भगवान भट्ट अकलंग स्वामी ओमा स्वामी महाराज के सूत्रों की व्याख्या करते हुए यहाँ पर भरत क्षेत्र, जम्बूद्वीप आदि का वर्णन कर रहे थे। मतलब जम्बूद्वीप में 6 कुलाचल पर्वत के द्वारा हिमवत, भरत, हेमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हिरण्यवत, ऐरावत, वर्षा क्षेत्राणी ऐसा विभाजन होता है। भरत क्षेत्र के बारे में कल अपने को यहाँ बात चली थी, ठीक है, क्यों भरत क्षेत्र पड़ा, तो अनादि संज्ञा के कारण से, और या फिर भरत चक्रवर्ती के नाम से जान लो आप उसको, लेकिन वास्तव में अनादि संज्ञा, क्योंकि ये अनादिकालीन भरत है ना, इसको हमने भरत से कनेक्ट कर दिया है, एक बात वो भी ठीक है। और क्योंकि प्राचीन है, वो भी कोई अभी की बात नहीं है, इसलिए भी ठीक है ना। और उससे भी ज़्यादा सही है अनादिकालीन, सबसे बेस्ट है ना। क्षेत्र का उपभोग किया, यानी क्षेत्र में राज्य किया, अनुशासन किया दिए। अब आगे कहते हैं बोर्ड भी लाओ, उसमें अपन देखेंगे। हिमवत पर्वत और 3 समुद्र के मध्य में भरत क्षेत्र है, ये कल बता दिया था। अब उससे गंगा, सिंधु, विजाट पर्वत से विभक्त होकर 6 खंड हो जाते हैं। यह विजाट पर्वत कैसा है, अब विजाट पर्वत के बारे में बता रहे हैं, ठीक। ब्लैक वाला है वो रखा होता है, वो रखा होता है। अभी चलते हैं। 50 योजन चौड़ा, 25 योजन ऊंचा और 6.25 योजन अवगाहन वाला 50 योजन चौड़ा है, 25 योजन ऊंचा है और 6.25 योजन अवगाहन वाला रजताचल इस अन्व्यार्थ नाम वाला विजाट पर्वत है। रजताचल भी कहते हैं इसको, अर्थात यह पर्वत रजत चांदी के समान धवल है, अतः यह रजताचल इस सार्थक नाम वाला है। चक्रवर्ती के विजय क्षेत्र की अर्ध सीमा इस पर्वत से निर्धारित होती है, अतः इसका नाम विजयार्थ पर्वत है, विजय अर्ध। गुण से यह रजताचल है, अर्थात चांदी से निर्मित एवं शुभ्र वर्ण है। इसका 50 योजन विस्तार है, 25 योजन उच्छेद ऊंचाई है और 1 कोस 6 योजन अवगाहन जड़ है, ठीक। तथा पूर्व पश्चिम की तरफ से यह लवण समुद्र का स्पर्श करता है। तो अब अपनी चर्चा चल रही है। अपन ने ये जम्बूद्वीप देखा था, इस जम्बूद्वीप में अपन यहाँ छोटा सा भरत क्षेत्र, तो अभी भरत क्षेत्र में ये भरत क्षेत्र, इसमें ये गंगा और सिंधु, ये गंगा, ये सिंधु और इसमें बीच में ये है विजयार्थ पर्वत, ठीक। ये है भरत क्षेत्र पूरा, ये है हिमवत पर्वत। हिमवत पर्वत उत्तर की दिशा में है, नॉर्थ, ठीक। और ये विजयार्थ पर्वत की हम चर्चा कर रहे हैं। तो विजयार्थ पर्वत है कितना, 25 योजन इसकी ऊंचाई है और 50 योजन चौड़ा है। ये तो यहाँ से यहाँ तक, तो ये यहाँ से पूर्व से पश्चिम से पूर्व तक पूरा लवण समुद्र तक है, ये चौड़ाई में देखना है इसको,
ठीक है, ऐसे कर दे तो तो 25 यूनिट ऊंचा और ये 50 यूनिट चौड़ा आ जाएगा, है ना। ठीक है, और ये यहाँ से यहाँ तक, तो ये ईस्ट से वेस्ट तक पूरा यहाँ से वहाँ तक है। 25 योजन ऊंचा है, 50 योजन चौड़ा है ना। और इसकी जमीन में जड़ है वो 6 योजन की। 50 योजन चौड़ा, 25 योजन ऊंचा और 6.25 योजन, 6.25 योजन का है, यानी 1 कोस और 6 योजन। 6 योजन नीचे ऐसे और वहाँ जड़ में 6 योजन तो ऐसे है। बेस है, बेस। तो ये बेस ऐसे दिखाया है? नहीं, बेस नहीं दिखाया, नीचे ये इसको दिखाया है, बेस नीचे। नहीं तो 6 योजन ऐसे आएगा नीचे, ये वो बेस है, इतना समझ लो। इसमें कैसे दिखाया नहीं पता, तुम मत देखो इसमें। बेस समझ गए, नींव है, नींव। हाँ, ठीक है, जमीन धसा हुआ अंदर। ये 25 है, ये 50 है, नीचे 6, 1 कोस 6 योजन। ठीक है, हाँ ठीक है। तो ऐसा ही, और पूरा का पूरा कैसा है, तो धवल श्वेत रजत के समान उज्ज्वल वर्णमाला है। ठीक है, उसका नाम विजयार्थ सार्थक है, क्योंकि भरत चक्रवर्ती यात्रा प्रारंभ करता है तो यहाँ तक उसकी आधी विजय होती है, 3 खंड की विजय। इसके बाद विजयार्थ पर्वत है, यहाँ गंगा और सिंधु नदी है, तो ये जहाँ से आती है वहाँ पर गुफा बनी हुई है, वहाँ पर द्वार बने हुए हैं। वो द्वार में से ही होकर वो भरत चक्रवर्ती उधर के खंड में जा पाता है। विजयार्थ पर्वत से बीच में गंगा सिंधु नदी आती है, तो वहाँ पर द्वार बने हैं, वहाँ से क्रॉस करता है वो, फिर उस तरफ जाता है। तो यहाँ पर 1 2 3 खंड ये, और 3 खंड ये, 6 खंड हो गए। ठीक है, इसमें ये 1 नंबर आर्यखंड है, और फिर ये 2 3 4 5 6 ये बाकी मलेच्छखंड। 1 नंबर आर्यखंड है और बाकी के शेष 5 मलेच्छखंड है। ये 6 खंड का अधिपति होता है ना। और ये विजयार्थ पर्वत है, इस विजयार्थ पर्वत की चर्चा चल रही है। इस विजयार्थ पर्वत को क्या अभी कोई पार नहीं कर सकता अभी भी, है ना। तो अपन ये जो अभी अनुमान ऐसा किया जाता है कि लोग बोलते हैं हम चांद पर भेजे, रॉकेट भेजा, दूर तक गए हैं, तो ये जाकर विजयार्थ पर्वत की कहीं किसी चट्टान पर चले जाते हैं। तो क्योंकि वो रजतमय है, रजताचल के समान पूरा ऐसा है, धवल धवल दिखता है उनको, श्वेत, तो वो ही उसको क्या चांद समझ लेते हैं। चांद तो स्पेस में है, और ये तो अपना क्षेत्र से लगा। हाँ, तो ये भी यहाँ से यहाँ तक जाने में हमको लगेगा कितना दूर, कितना किलोमीटर में। और ऊंचे में तो ये 25 योजन ऊंचा है, तो इसमें चले जाएं, ऊपर में कहीं पे भी चले जाएं। और 25 योजन में 10 योजन ही जा पाते होंगे मुश्किल से, क्या 10 योजन भी नहीं, क्यों 25 योजन है अपना, 25 × 6000 कर दो, 25 छक्के 150 3 0 3 0 और 1 2 3 1,50,000। 1,50,000 किलोमीटर। अब ये लोग कितना जाते हैं स्पेस में? ऊपर तो जाते हैं, आगे भी जाते हैं। कितना किलोमीटर जाते हैं? नहीं, इससे ज़्यादा जाते हैं ऊपर, लेकिन सीधा ऊपर जाता है। अब ये हम लोग जमीन का बात कर रहे हैं। नहीं, तो सीधा जाने का मतलब वो ना, सीधा भी बोल देते होंगे, तो सीधा में कोई है नहीं ना स्थान, तो इसको सीधा ऊपर जाने का ना, सीधा उनको पता नहीं चलता। ऊपर जाने का पता ही नहीं चलता, डिफरेंस के बिना कुछ नहीं पता। तो वो ऐसा हम लोग पहले सुना था कि वो यहाँ विजयार्थ पर्वत में कहीं चले जाए, क्योंकि ये विजयार्थ पर्वत है, इसको क्रॉस कर ही नहीं सकता कोई, तो इसमें कहीं चले जाते हैं, इसमें उतर गए, मान लो पहुँच भी गए, कहीं तो गए हैं, तो
तो वो इसी में जा सकते हैं गए हो तो। चंद्रमा में गए थे, चंद्रमा में से ये वो चंद्रमा नहीं होगा, वही चीज। तो 25 योजन ऊंचा है ये और 50 योजन चौड़ा है। हम धरती को नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए देखिए अभी कितना 1,50,000 किलोमीटर क्या निकला था ये ऊंचाई, हाइट है इसकी। हमारा तो स्पेस चालू हो जाता है, हम लोग जो अभी देख रहे हैं। हाँ, इसके पहले तो हमारा ट्रिप चालू हो जाता है। अभी के हिसाब से अगर अपन इसी को धरती माने जो दिखती है, हाँ, तो इतने ऊपर स्पेस चालू हो जाता है। तो इतना तो हाइट है ही नहीं, यहाँ जो हम लोग महसूस होता है। हाँ वही तो, ये तो स्पेस आ गया। और ये चौड़ाई की धरती तो है ही ना कि आप कितना भी मान लो, 50,000 किलोमीटर मान लो जैसे। आप बहुत ज़्यादा नहीं बोलते अपन, ये आकाश भी है तो बहुत ज़्यादा ऊँची, इतना 1.5 लाख नहीं किलोमीटर। तो वही बोल रहे हैं, चौड़ाई ही सीमित नहीं हो पा रही है। हाँ तो या तो ये हो सकता है कि वो दूसरे डायमेंशन में रहते हो, हम उसको देख नहीं पाते हैं। बराबर। जैसा साइंस अभी बहुत सारी चीज़ों को मानने लगा है, वो डायमेंशन में हमको नहीं समझ में आती, लेकिन होती है। तो हो सकता है वो हमको समझ नहीं आती है पूरी डायमेंशन में, क्योंकि ये भी है जैसे चांदी सोना ये सब यहाँ धरती के नहीं है, सब बाहर से आया हुआ है, होता है यहाँ में नहीं हो पाता। बाकी वहाँ होते हैं सोना चांदी हीरा, हीरा के रूप में बड़े सोना और चांदी जो है वो सब स्पेस से आए हुए हैं। ठीक है। तो अभी तो ये विजय पर्वत की चर्चा कर रहे हैं, तो ये पूर्वी और पश्चिम की तरफ से लवण समुद्र है, इधर तो लवण समुद्र है ना, इसके चारों ओर लवण समुद्र है, तो लवण समुद्र है इधर, और ये हो गया बीच में विजय पर्वत जो रजत के समान है। ठीक, अब और सुनो, इस पर्वत का पार्श्व भाग अर्थात पूर्व पश्चिम मोटा 488 योजन, एक योजन के 19 भाग में से 16 भाग तथा कुछ अधिक आधे भाग प्रमाण है। बगल का जो भाग है, हाँ, वो कितना है, तो 488 योजन। तो फिर जो हम 50 योजन सोच रहे हैं, वो चौड़ाई वो कुछ और बता रहे लगता है। चौड़ाई 50 योजन चौड़ाई है, क्योंकि वो जो है ना, अभी और पढ़ते हैं। 488 योजन, एक योजन के 19 भागों में 16 भाग तथा कुछ अधिक आधे भाग प्रमाण है। पार्श्व भाग, अच्छा ठीक है ना, आ जाए अगल बगल का इधर इधर का ऐसे लगा रहे होंगे, इधर का और इस साइड और उस साइड, है ना। तो ये पार्श्व भाग होगा इधर का, यहाँ से यहाँ तक इसका नापोगे तो इतना आएगा। बैक साइड 4 नहीं, ऐसा फ्रंट का इधर का, ये पार्श्व भाग, ये पार्श्व भाग इधर का, ये विजय पर्वत समझ लो। अभी ऊंचाई अपन ने इसकी देख ली है 25 योजन की, ये चौड़ाई यहाँ से देख ली 50 योजन की, और अब पार्श्व भाग यानी ये पार्श्व भाग की चर्चा है, ये जो यहाँ से लंबाई मान सकते हैं। हाँ हाँ, लंबाई के साथ वाला बगल का भाग है। चौड़ाई तो ये लेनी है ना, ये चौड़ा तो ये हो गया, चौड़ाई समझते हो, ये चौड़ाई ये हो गई, ऊंचाई ये हो गई, हाँ। पार्श्व भाग ये आ गया। लंबाई ये ऊंचाई लेंथ, ठीक है, चौड़ाई लेंथ और ये विड्थ, ठीक है। तो ये पार्श्व भाग इधर से ऐसा आएगा, तब बनेगा 488 योजन, एक योजन के 19 भाग में 16 भाग तथा कुछ अधिक आधे भाग प्रमाण है। तो मतलब भारत क्षेत्र जो वो तो काफी छोटा होगा जो अपन उसमें पूरा देख रहे थे, क्योंकि सेंटर खाली 4 सेंटर टू सेंटर वाली लाइन, ये यहाँ से यहाँ मिलाओगे तो 488 योजन आएगा, ठीक है। इसमें से अब इतना बीच का निकालना है यहाँ, ठीक, तब भरत क्षेत्र के यहाँ का निकल पाएगा। भरत क्षेत्र, ये पूरा भरत क्षेत्र तो ये है, और हम लोग पहला नंबर पे है, ये हिममान पर्वत है, ये आर्यखंड है, ये पूरा का पूरा भरत क्षेत्र है। अपन आर्यखंड में है, अपन आर्यखंड में है। आर्यखंड में अपन इसका भी आधा आधा मतलब अभी इसको एक मिनट निकाल के देखते देखो। विजयात पर्वत के पार्श्व भाग की जीवा उत्तर दिशा संबंधी पार्श्व भाग में लगी हुई डोरी 10,720 योजन
और एक योजन के 19 भागों में से कुछ कम 12 भाग प्रमाण है। इस प्रत्यंचा का धनु पृष्ठ 10,743 योजन और एक योजन के 19 भागों में से कुछ अधिक 15 भाग है। विजयार्थ की दक्षिण पार्श्व जीवा 9,748 योजन और एक योजन के 19 भागों में से 12 भाग प्रमाण से कुछ अधिक है। इस जीवा का धनु पृष्ठ 9,766 योजन तथा एक योजन के 19 भागों में से कुछ अधिक 1 भाग प्रमाण है। उस विजयात पर्वत के दोनों पार्श्व भागों में यानी पूर्व और पश्चिम में आधा योजन विस्कंभ और पर्वत समान आयाम वाले 2 वन खंड हैं। उन वनों में आधा योजन ऊंचे 500 धनुष विस्कंभ वाले वन के समान आयाम वाले और क्वचित कहीं कहीं पर स्वर्णमय स्तूपिका से अलंकृत अत्यंत शोभनीय बहुतोरणों से भूषित ऐसी पद्म वर वेदिका से घिरे हुए तथा सर्व ऋतु में उत्पन्न फल पुष्पों वाले तरुवर हैं। उस विजयात पर्वत के नीचे तमिश्रा और खंड प्रपात नामक 2 गुफाएं हैं। ये 2 उत्तर दक्षिण में 50 योजन लंबी, पूर्व पश्चिम में 12 योजन चौड़ी है। इनके उत्तर दक्षिण में 8 योजन ऊंचे दरवाजे हैं। जो हम कह रहे थे गुफा, ये 2 गुफा, यहाँ 8 योजन ऊंचे दरवाजे हैं। इन दरवाजों में 6 योजन 1 कोस चौड़े, 1 कोस मोटे और 8 योजन ऊंचे वज्रमय कपाट लगे हैं। कपाट ही कितना मोटा है तो 6 योजन 1 कोस चौड़ा, 1 कोस मोटा और 8 योजन ऊंचा। कपाट यानी दरवाजा। हाँ, ये गेट फलक है ना 2, तो ये इन्हीं गुफाओं द्वारों से गंगा एवं सिंधु नदियाँ निकलती है। कहाँ गए? इन दोनों दरवाजों से ही चक्रवर्ती उत्तर भारत में विजयार्थ यानी विजय करने के लिए जाता है। इन्हीं गुफाओं द्वारों से गंगा एवं सिंधु नदियाँ निकलती है। ठीक, यानी ये तिमिश्र नाम का द्वार है ये, और ये खंड प्रपात गुफा है। तिमिश्र नाम की गुफा इधर खंड प्रपात, इधर से गंगा, इधर से सिंधु। महाराज जी ऐसा तो नहीं क्योंकि हम लोग 12 भाग को देख रहे हैं तो महायोजन नहीं लगाना है इसमें। हाँ, ऐसा तो नहीं खाली योजन को योजन ही मानना है इसमें। नहीं, ये सब महायोजन से चलेगा। ये सब नाप है ना, ये जो पर्वतों का नाप है ना, पर्वतों का नाप तो महायोजन से ही चलेगा। सभी महायोजन और एक द्वार आदि और ये सब इनकी ऊंचाई वगैरह दूसरी हो सकती है बोले, है ना। अभी देखो बता रहे हैं। इन्हीं गुफा द्वारों से गंगा सिंधु नदियाँ निकलती है जो हिममान पर्वत से निकल कर आई है और भरत क्षेत्र में प्रवाहित हुई है। इन्हीं गंगा सिंधु नदियों में विजयात पर्वत से निकली हुई उन्मग्न जला और निमग्न जला नामक 2 नदियाँ मिलती है। इसमें इन नदियों में आकर मिलती उन्मग्न जला और निमग्न जला, एक वो ऐसे चलती है, एक ऐसे चलती है। उसमें देखना बहुत अच्छा वीडियो दिया है इसका, विजयात पर्वत का गुफा जो द्वार हम बोल रहे हैं ना, उसमें देखा था उसमें। आज तो जल में गिरे हुए तृणादि द्रव्य को जो बाहर फेंक देती है वह उन्मग्न जला नदी है। यानी जो भी उसमें गिरता है वो ऊपर आग के तैरने लगता है, वो उन्मग्न। और दूसरी एक नदी है उसमें जो भी गिरता है वो अंदर चला जाता है। जो पानी में गिरे हुए तृण को नीचे तल में ले जाती है वह निमग्न जला है। ये भी उनका अपना है, सब चीज ऊपर तैरती है ऐसे जरूरी नहीं है। इस विजयात पर्वत की तलहटी में भूमि तल से
10 योजन ऊपर दोनों ओर 10 योजन चौड़े और पर्वत बराबर लंबी 2 विद्याधर श्रेणियां हैं। ठीक, इसमें 10 योजन ऊपर ही जाने पर अपने को विद्याधर की श्रेणियां मिलेगी। 10 योजन ऊपर भी कहाँ जा पाएंगे अपन? महायोजन तो नहीं जा पाएंगे ऐसे। 60,000 किलोमीटर। तो 60,000 किलोमीटर में वो आपको विद्याधर की नगरियाँ मिलेगी 10 योजन ऊपर में। ठीक है ना। और उस 10 योजन चौड़ी और पर्वत बराबर लंबी 2 विद्याधर श्रेणियां हैं। उस दक्षिण श्रेणी में रत्नपुर, चक्रवाल आदि 50 विद्याधर नगर है और उत्तर श्रेणी में गगन वल्लभ आदि 60 विद्याधर नगर है। दक्षिण की तरफ 50 नगर, उत्तर की तरफ 60 नगर। विजयात पर्वत में 10 योजन ऊपर जाकर, फिर और ऊपर 10 योजन ऊपर जाएंगे, वहाँ पर वो मिलेगा। फिर ऊपर 5 योजन में फिर जाकर स्तूप, फिर पूर्व दिशा में वहाँ पर तुमको वो मिलेगी जिन मंदिर आकृति में। विजयात पर्वत निवासी मानव यद्यपि भरत क्षेत्र के मानवों के समान षट कर्मों से ही आजीविका करते हैं, परंतु प्रज्ञप्ति आदि विद्याओं की धारण करने के कारण विद्याधर कहे जाते हैं। अच्छा, ये षट कर्म करके आजीविका करते हैं, ये भी कर्म भूमि के अंतर्गत आती है, लेकिन वहाँ पर चतुर्थ काल जैसा व्यवस्था रहती है। ठीक है, तो वहाँ पर और ये विद्याओं के धारक होते हैं, इसलिए इनको विद्याधर कहते हैं। जो अपन रावण और आदि की चर्चा करते हैं ना, तो वो विद्याधर और यहाँ पर रहने वाले भूमि गोचरी कहलाते हैं। जो भूमि में सामान्य रहते हैं, इनके पास में विद्याएं नहीं होती और वो पैतृक विद्या होती है और विद्या सिद्ध करते हैं, उनके पास में बहुत सारी विद्याएं होती है। तो ऐसे वो विद्याधरियों की नगरियाँ कहलाती है। विजयात पर्वत के 10 योजन ऊपर जाके उत्तर और दक्षिण में, उत्तर श्रेणी में 50 और दक्षिण में 60 नगर। उत्तर में 60 और दक्षिण में 50, दक्षिण में कम, उत्तर में अधिक। ठीक, यह इसमें विशेषता है। अभी सुनो, विजयात पर्वत के निवासी मानव यद्यपि भरत क्षेत्र के मानवों के समान षट कर्मों में से ही आजीविका करते हैं, परंतु प्रज्ञप्ति आदि विद्याओं के धारण करने के कारण विद्याधर कहे जाते हैं। यह इनमें विशेषता है। विद्याधर श्रेणी से 10 योजन ऊपर दोनों ओर 10 योजन विस्तृत पर्वत बराबर लंबी व्यंतर श्रेणियां हैं। ऊपर में जाएंगे 10 योजन और ऊपर, तो उनमें व्यंतरों के निवास मिलेंगे। इन व्यंतर श्रेणियों में इंद्र के सोम, यम, वरुण और वैश्रवण इन 4 लोकपालों का तथा आभियोग्य व्यंतर देवों का निवास है। वहाँ से 5 योजन ऊपर शिखर तल है जो 10 योजन विस्कंभ और पर्वत बराबर लंबा है। पूर्व दिशा में 6 योजन और 1 कोस ऊंचा तथा इतना ही चौड़ा तथा पद्मवर वेदिका से बेष्टित सिद्धायतन नाम का कूट है। यहाँ पर सिद्धायतन नाम का कूट मिलेगा इसमें। ठीक है, विजयात पर्वत। सुनो, अब इस पर उत्तर दक्षिण लंबा, पूर्व पश्चिम चौड़ा, 1 कोस लंबा, आधा कोस चौड़ा और कुछ कम 1 कोस ऊंचा एवं पद्म वेदिकाओं से बेष्टित 3 दरवाजों से सुशोभित अरहत आयतन है। ये है मंदिर सिद्धायतन। ये देखो सिद्धायतन, अरहत आयतन है। पद्मवर 1 कोस लंबा, पद्मवर वेदिका यानी आधा कोस चौड़ा। हाँ, पद्मवर वेदिका वेदिका है, वेदिका का नाम है पद्मवर। उस वेदिका से वेष्टित है। वेदिका यानी ऐसी बनी है, उसकी चारों तरफ बाउंड्री जैसी। आधा कोस और 1 कोस ऊंचा एवं पद्मवर वेदिका से वेष्टित 3 दरवाजों से शोभित अरहत आयतन है। इस अरहत आयतन के द्वार के आयतन का वर्णन पूर्व, उत्तर, दक्षिण के समान है। उसके बाद उस जिन मंदिर के पश्चिम भाग में दक्षिणार्ध भरतकूट, खंडक प्रतापकूट,
मणिभद्रकूट, विजयार्थकूट, पूर्णभद्रकूट, तमिश्र गुहाकूट, उत्तरा भरतकूट और वैश्रवण, ये 8 कूट हैं। यानी इस विजयार्थ पर्वत में 8 कूट हैं और 9वां सिद्धायतन उस कूट में बने हुए हैं। तो उन 8 कूटों के ऊपर 8 कूट हैं जो सिद्धायतन कूट के समान ऊंचे, लंबे एवं चौड़े हैं, है ना। ऐसे पूरे 9 कूट हैं। सिद्धायतन कूट पहला नंबर इधर पूर्व दिशा में हो गया यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ 8 कूट है। इसमें तिमिश्र नाम इधर ये बीच में नीचे तिमिश्र कूट ऊपर आएगा पर्वत के, उसके नीचे तिमिश्र गुफा आएगी। उन 8 कूटों के ऊपर क्रमशः दक्षिणार्ध भरत देव, वृत्तमाल्य देव, मणिभद्र देव, विजयार्धगिरी कुमार देव, पूर्णभद्र देव, कृतमाल देव, उत्तरार्ध भरत देव और वैश्रवण देवों के प्रसाद हैं। ये 8 कूटों पर 8 हर एक देवों के प्रसाद हैं। 8 देवों के नाम बता दिया। मणिभद्र, विजयभद्र, ये तो तुमने नाम सुने होगा। पूर्णभद्र, मणिभद्र, विजयभद्र, ये श्वेतांबरों के मंदिरों में क्षेत्रपाल के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जो सिद्धायतन के समान लंबे और चौड़े एवं ऊंचे हैं। यह विजयार्थ पर्वत मुकुट के समान उद्गत 9 कूटों के द्वारा सुशोभित गिरिराजरत्व को प्राप्त हुए के समान सुशोभित होता है। यानी सर पे मुकुट लगा दे तो एक मुकुट लगाए तो ऐसे 9 कूट बने हुए हैं, तो मुकुट इसलिए लगते हैं, मुकुट के समान। कुट इसलिए बोला ऐसा, यानी वो मुकुटों की तरह उसका शेप है, डिजाइन है। इन कूटों के कारण से मुकुट को मुकुट कहते हैं, समझ गए। मुकुट के कारण इनको कूट नहीं कह रहे, ये कूट यानी मुकुट भी कहो, कूट कहो। ये ऐसे बने हैं, ऐसे तो ऐसे ऊपर में 9 बने हुए विजयार्थ पर्वत में, जिसमें से 8 में तो देवों के स्थान है, 1 में सिद्धायतन है, अरहंत भगवान की जिन बिंदु बने मतलब हैं उसमें। इस तरह से वर्णन चला विजयार्थ पर्वत का। दोपहर में बहुत अच्छे से अपने को आ जाएगा समझ में आज, ठीक। अब प्रश्न है, हेमवत क्षेत्र का यह नाम क्यों पड़ा? अब यहाँ पर अपन ने जम्बूद्वीप था, जम्बूद्वीप में अभी अपन ने भरत क्षेत्र देखा, तो अब ये यहाँ भरत क्षेत्र, फिर हेमवत, भरत, हेमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हिरण्यवत, ऐरावत, ऐसी ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। कितने हो गए? 6 लाइन हो गई ना। 1 2 3 4 5 6, ये 6 हो गए कुलाचल कहलाते हैं। 6 कुलाचल। इन कुलाचल के कारण से जम्बूद्वीप के कितने भाग हो गए? 7 भाग। ये 7 क्षेत्र हो गए, जिसमें से अभी अपन नाम पढ़ रहे भरत, यहाँ से चालू करो। भरत, ये भरत, तो भरत क्षेत्र, ये हेमवत, हरि, ये विदेह, सेंटर वाला विदेह क्षेत्र। फिर भरत, हेमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हिरण्यवत और ऐरावत। ये भरत क्षेत्र, ये ऐरावत क्षेत्र। 6 पर्वतों के कारण से 7 क्षेत्र में विभाजन हो गए। तो अब दूसरे वाला हेमवत क्षेत्र है, उसका नाम हेमवत क्यों है वो बताते हैं, सुनो। हेमवत क्षेत्र का यह नाम क्यों पड़ा? उत्तर है, हिमवत पर्वत के समीप होने से हेमवत क्षेत्र पड़ा, हेमवत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है। ये जो पर्वत है, ये कौन सा पर्वत है? हिमवत। हिमवत।
और हिमवान पर्वत के कारण से इसका नाम हेमवत क्षेत्र पड़ा। हिमवान पर्वत के निकट है, अथवा या फिर इस क्षेत्र में हिमवान पर्वत है इसलिए अण प्रत्यय से हेमवत यह क्षेत्र का नाम पड़ा। अच्छा, तो वो पर्वत उस क्षेत्र में आ जाता है। क्षेत्र में पर्वत है तो पर्वत जिस क्षेत्र में है तो अण प्रत्यय हो गया, तो अण प्रत्यय से हेमवत क्षेत्र बन गया। क्षेत्र में पर्वत तो बाउंड्री में वो उसकी बाउंड्री मानी जाएगी, मतलब वो पर्वत के पहले तक भरत क्षेत्र हुआ, पर्वत के पहले तक भरत क्षेत्र, इस तरफ भरत क्षेत्र, पर्वत उस क्षेत्र में आ गया। हाँ, पर्वत उधर पर्वत का आधार कौन सा है तो वो पर्वत उस क्षेत्र में कहलाए ना। ठीक, हिमवान पर्वत है इसलिए अण प्रत्यय होकर हेमवत यह क्षेत्र नाम पड़ा, यह क्षेत्र कहा है। यह क्षुद्र हिमवान और महाहिमवान के तथा पूर्वापर समुद्र के मध्य में है। अब क्षेत्र बता रहे हैं क्योंकि ये हिमवान फिर महाहिमवान पर्वत, तो ये दोनों के बीच में, ठीक, यानी दो पर्वत है इस तरफ और दो तरफ समुद्र। हमारे भरत क्षेत्र में 3 तरफ समुद्र, बाकी सब जगह क्या है, 2 तरफ समुद्र आएगा सबसे ऊपर, और ऐरावत क्षेत्र में 3 तरफ समुद्र। बाहर पूरा दिन समुद्र है। हाँ, लवण समुद्र है। तो यह हेमवत क्षेत्र क्षुद्र हिमवान और उत्तर दिशा में महाहिमवान से दक्षिण भाग में तथा पूर्वापर लवण समुद्र से के बीच में है। हिमवत इधर दक्षिण में, महाहिमवत उत्तर में और दोनों तरफ लवण समुद्र, बीच में क्षेत्र। ये है जघन्य भोग भूमि, परमानेंट। हाँ, ये जो भूमि वर्तमान में यहाँ है नहीं, अपने अलावा आप कौन सी भूमि में हो, आप कर्म भूमि में हो। हर भूमि भरत क्षेत्र कर्म, अभी कर्म भूमि चल रही है यहाँ पर। यहाँ पर बदलते रहता है, परिवर्तन होते रहता है। वहाँ पर परिवर्तन नहीं होता, वहाँ पर हमेशा से भोग भूमि रहती है, जगन्य भोग भूमि। एक पल्ले की आयु, 10 प्रकार के कल्प वृक्ष, उनसे भोग मिलते रहते हैं उनको। तो ये बताया है ना। अब यह वृत्त वैताड्य पर्वत 1000 योजन ऊंचा, 250 योजन अवगाहन वाला, ऊपर तथा मूल में 1000 योजन विस्तार वाला और 3 गुना से कुछ अधिक परिधि वाला है। यह पर्वत आधा कोस विस्तार वाली, पूर्वादि चारों दिशाओं में विद्यमान 4 तोरणों से विभाजित पद्म और वेदिका से अलंकृत है। यह वेदिका 4 दरवाजों से युक्त है। उसके तल में 62 सही 1/2 यानी 62.5 योजन ऊंचा तथा 31 योजन एक भाग यानी 21.25 विस्तार वाला स्वाति देव के विहार करने का मनोज्ञ स्थान है। ये इतना बता दिया अपने को। भरत हेमवत का बता दिया, भारी का बताएंगे। तो ये यहाँ पर इसका विस्तार बता दिया। 1000 योजन ऊंचा। अब ये सब कुछ नहीं लगता उसके सामने, ये पर्वत और ये पर्वत का क्या मायने लगता है, इसलिए इसको कहा क्षुद्र हिमवान, वो महाहिमवान है। 1000 योजन ऊंचा, 250 योजन अवगाहन यानी जड़ वाला, और ऊपर तथा मूल में 1000 योजन विस्तार वाला है और 3 गुना से कुछ अधिक परिधि उसकी। इस तरह से जानना। अब कहते हैं आगे, इस क्षेत्र का हरिवर्ष नाम क्यों है? भरत हेमवत हरि, तो हरि क्षेत्र क्यों कहते हैं? हरिवर्ण मनुष्य, हरि वर्ण मनुष्य के योग से हरिवर्ष क्षेत्र कहलाता है। हरि का अर्थ हरि का अर्थ सिंह है
और सिंह का परिमाण शुक्ल माना है। सिंह के समान शुक्ल परिणाम वाले मनुष्य इसमें रहते हैं, अतः यह हरिवर्ष कहलाता है। यह क्षेत्र कहाँ है? तो यह उत्तर है, यह हरिवर्ष क्षेत्र निषद से दक्षिण और महाहिमवंत से उत्तर और पूर्व पश्चिम समुद्र के मध्य में स्थित है। अब यहाँ पर ये निषद पर्वत आ गया, तीसरा नंबर। निषद के दक्षिण में हो गया, महाहिमवंत के उत्तर में हो गया, है ना। भरत, हेमवत, नहीं क्षेत्र ना, हिमवान, महाहिमवान, निषद, नील। बड़ा करके दिखाएंगे। हिमवान, महाहिमवान, निषद, नील, रुक्मणी, शिखरी, यही ना क्षेत्र। फिर से बना जस्ट कहाँ है? तो नहीं हिमवान, महाहिमवान, निषद, नील, रुक्मणी, शिखरी। ठीक। इसका एक डिजिटल प्रेजेंटेशन भी अच्छा है शायद, है वो जीतू भैया कोल्हापुर वाले हो गए 6, 1 2 3 4 5 इस विषय पे बहुत मस्त हुआ। दिखा दिया। अच्छा, मेरे को नहीं दिख रहा है। हमको तुमको तुमने देख लिया है ना, तो पता कैसे चला तुम्हें? मैंने तो बहुत पहले देखा था, पहले देख लिया ना उनके घर गए थे तो उन्होंने थोड़ा प्रेजेंटेशन दिखा। तो फिर इसका मतलब तो स्नैपशॉट था उस टाइम, बिनोई का टाइम चल रहा था। तुम तो हमसे पहले देख चुके हो और तुम डायरेक्ट जिसने बनाया उसके द्वारा देखे हो, बताओ। है ना? ऐसे ही दिखा, 1 2 बार एक तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स, ये सेवन। फर्स्ट नंबर है भरत क्षेत्र, सेकंड में भरत हेमवत, थर्ड नंबर में हरिवर्ष, भरत हेमवत हरि विधेय, भरत हेमवत हरि विधेय रघुनाथ, हिरण्य रावत, हिरण्य ऐरावत और ये ऐरावत। ये 7 क्षेत्र, ये 6 पर्वत है। इधर नाम लिखते हैं पर्वत, बोलते जाओ चलो। हिमवन, हिमवान, महाहिमवान, हिमवान, ये महाहिमवान, महाहिमवान, निषद, पहली बार तो लिख रहा हूँ पूरा। निषद, ये निषद नाम, निषद, नील, रुक्मिणी, रुक्मणी है पूरा एक आज का आधा है। रुक्मिणी है, रुक्मिणी, 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 अभी देखते हैं। शिखरी, शिखरी 6 पर्वत हैं, 6 पर्वत से 7 क्षेत्र होंगे। ठीक, बहुत बड़ा है इसका। ये ज्योग्राफी होगा ना? हाँ जय। जैन ज्योग्राफी बोलेंगे इसको। तो ये अपन ने जाना, अभी हरिवर्ष की चर्चा चल रही है अपनी तीसरे नंबर पे। सिंह के समान क्या था? तो परिणाम हरि, हरि का मतलब होता है शुक्ल, सिंह। सिंह जो है शुक्ल परिणाम वाला का है, तो यहाँ पर शुक्ल परिणाम वाले जीव हैं, इसलिए क्या हुआ? शुक्ल
कृष्ण नील कापोत पीछल शुक्ल निश्चय, तो उस रूप से समझना है ना। तो ये यहाँ पर जघन्य भोग भूमि, यहाँ पर मध्यम भोग भूमि, और यहाँ विदेह क्षेत्र में सेंटर में सुमेरु पर्वत के इधर में उत्तर कुरु, और अपन ने देव कुरु बनाई थी, यहाँ जम्बू वृक्ष बनाया था। तो ये दोनों में उत्तम भोग भूमि है। यहाँ भी आएगी मध्यम, यहाँ जघन्य, और यहाँ पर और भरत क्षेत्र और अरावत क्षेत्र में यहाँ पर काल परिवर्तन होते रहता है, क्षय। बाकी ये सब फिक्स है, फिक्स वाले। विदेह क्षेत्र में चतुर्थ काल रहता है, यहाँ चतुर्थ काल हमेशा, यहाँ से हमेशा मोक्ष जा सकते हैं, इसलिए ठीक महाराज से हमेशा चतुर्थ काल अगर रहता है तो अभी भी चतुर्थ काल होगा है, और अभी वहाँ से मोक्ष जा रहे हैं। काल अभी वहाँ पर चतुर्थ है तो मल्टीपल हो गया, फिर मल्टीपल हम लोग जिसको यूनिवर्स मानते हैं, यहाँ अलग काल चल रहा है, इसी समय वहाँ पर अलग काल चल रहा है। होता है ना। ये सब काल का विभाजन के लिए जो जैसे जहाँ की व्यवस्था है उस हिसाब से अपन काल समझते हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ भी पंचम काल चल रहा है, तो यहाँ भी पंचम काल चल रहा है। 1 और 7 नंबर में व्यवस्थाएं सेम है, भरत क्षेत्र और अरावत क्षेत्र में। ये इसमें कर्म भूमि है, ये कर्म भूमि, ये कर्म भूमि और ये कर्म भूमि। विदेह के साइड में भी कर्म भूमि, 3 कर्म भूमि। विदेह में, पूरी विदेह में बीच में भोग भूमि है, बीच में है ना वो उत्तम भोग भूमि यहाँ बीच में, और बाकी ये मध्य में जगन्य भोग भूमि, और ये विदेह क्षेत्र, ये 3 कर्म भूमि है। इसलिए 5 क्षेत्रों से 15 कर्म भूमि हो जाती है। तो यहाँ पर षट काल का परिवर्तन होता है, यहाँ पर षट काल का परिवर्तन होता है। यहाँ पर फिक्स है, यहाँ फिक्स है, यहाँ फिक्स, यहाँ फिक्स है, यहाँ फिक्स है, यहाँ फिक्स है। ठीक है, 7 क्षेत्रों में से 5 में फिक्स। मतलब विदेह में महाराज जी आधा कर्म है और आधा नहीं, आधा क्यों जोड़ा तुमने? आधा कैसे एक तरफ कर्म भूमि पे एक तरफ भोग भूमि। कहाँ इस तरफ? तुम आ जाए हो ना, इसलिए तुमको नहीं मालूम। ये बीच में बस भोग भूमि है, बाकी ये अपन जो चतुर्थ काल लिखा ना यहाँ पर, 4th। अभी अपन जो ज्योग्राफी करते हैं वो क्या है? वो तो इतना यहाँ पर एक पॉइंट है, यानी जो 7 महाद्वीप बोलते हैं ना, ये एशिया, इतना में इतना में हिस्से में इतने में है बस। गोला बनाए ना, हाँ, उतना में ही बस सब कुछ है। अच्छा, बदलते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो यहाँ कर्म भूमि है, यहाँ कर्म भूमि है, पूरा एक ही क्षेत्र है ये तो, है ना। इसमें बीच में भोग भूमि है, उत्तम भोग भूमि, मध्यम में जगत भोग। वहीं पे जम्बूद्वीप का वो है, वहीं पे जम्बूद्वीप है। ये पूरा जम्बूद्वीप है भाई, ये बीच में जो जम्बू वृक्ष, ये पूरा जम्बूद्वीप है, और यहाँ जो पॉइंट बनाया ना, ये जम्बू वृक्ष है वहाँ पर।